रिसर्च करते हुए हमारा प्राइम कंसर्न ये होता है कि हमने पेपर रीडिंग किस तरह से करनी है, हमने कोई पेपर रीड करके उसमें से ये किस तरह से निकालना है कि हम किस चीज़ पे काम करेंगे, या हमारे पास हमें लिमिटेशंस का किस तरह से पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं हमारी आर्टिकल रीडिंग पे। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन हो जाता है तो हम उसी एरिया से रिलेटेड जो है वो सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करना चाह रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ मसल एनर्जी टेक्निक ऑन क्रोनिक प्लांटर। हम प्लांटर fasciitis पे काम करना चाह रहे थे और उसमें भी फर्दर हम मसल एनर्जी टेक्निक को इन्वॉल्व करना चाह रहे थे। तो अब हम उसी से रिलेटेड वही वाले कीवर्ड्स हम लिखेंगे अपने गूगल सर्च की टैब पे, और उसके बाद हमारे पास एक ओपन होगी विंडो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम इस आर्टिकल को खोलते हैं। अब इस तरह से हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। सबसे पहले अगर हमारा एरिया डिफाइंड है तो हम उसी एरिया से रिलेटेड सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो भी आर्टिकल हमें मिलेंगे हम उसे ओपन करके देखेंगे, हम उसका टाइटल देखेंगे, टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट। टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट से क्विकली हम रिव्यू करके हमें ये पता चलेगा कि ये पेपर जो है वो वर्थ रीडिंग है या नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक ये है कि मसल एनर्जी टेक्निक और उसके साथ उन्होंने कंपेयर किया है मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट रिलीज को क्रोनिक प्लांटर fasciitis के पेशेंट्स में। अब हम इसका जब एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट से हमारे पास सबसे पहले बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड में जो कंडीशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताया होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है कि वो कंडीशन क्या है, वो किस वजह से हो रही है, ये थोड़ा सा हमें दिया होता है बैकग्राउंड में। फिर हमारे पास बैकग्राउंड के एंड पे ही उसका पर्पज़ लिखा होता है उस स्टडी का। अब इस स्टडी का पर्पज़ ये था कि उन्होंने कंपेयर किया था दो टेक्निक्स को, मसल एनर्जी टेक्निक और मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट रिलीज को। हम इसके मेथड्स पे जाएंगे। मेथड से हमें पता चलेगा कि उन्होंने 45 इंडिविजुअल्स लिए थे जिन्हें उन्होंने रैंडमली 3 ग्रुप्स में स्प्लिट किया था। अब रैंडमली स्प्लिट करने का मतलब यह है कि तीनों ग्रुप्स में इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो आए हैं। ग्रुप ए में उन्होंने मैट्स दिया था, मैट्स के साथ उन्होंने सेल्फ स्ट्रेचिंग करवाई थी, 12 सेशंस दिए थे। सेम इसी तरह से ग्रुप बी में 12 सेशंस उन्होंने दिए थे सेल्फ स्ट्रेचिंग के, और ग्रुप सी में सिर्फ उन्होंने सेल्फ स्ट्रेचिंग दी थी और उसी तरह से 12 सेशंस दिए थे, और टोटल ड्यूरेशन उनका 4 वीक्स का था। उसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी है वो हमने आउटकम वेरिएबल्स देखने हैं। उन्होंने पेन इंटेंसिटी विजुअल एनालॉग स्केल से मेजर की थी, टेंडरनेस उन्होंने पेन प्रेशर थ्रेशोल्ड से मेजर किया था। इसी तरह से उन्होंने एंकल के फंक्शन स्टेटस को जो है वो मेजर किया था FFI से, फुट फंक्शन इंडेक्स से। उन्होंने असेसमेंट की थी बेसलाइन पे और एंड ऑफ 4th वीक पे। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि उनका जो सैम्पल साइज़ था वो 45 था। उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए थे। 3 ग्रुप्स में आपके पास फिर आउटकम वेरिएबल्स फर्दर आगे आई थी कि उन्होंने विजुअल एनालॉग स्केल यूज़ किया था, उन्होंने PPT यूज़ किया था, उन्होंने FFI यूज़ किया था। असेसमेंट जो है उन्होंने बेसलाइन पे की थी, उन्होंने 4th वीक के एंड पे की थी। यानी कि आपको मेथड्स और मटेरियल्स भी पता चल गए, आपको इनका डाटा कलेक्शन प्रोसीजर भी पता चल गया। फिर आप आगे रिजल्ट्स पे आएंगे। रिजल्ट्स में आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको उन्होंने ये बताया है कि तीनों ग्रुप्स में आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिली है क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो 0.05 से कम है। बिटवीन ग्रुप जब उन्होंने कंपैरिजन किया है तो उसमें ग्रुप बी के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं, यानी जिसमें उन्होंने मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट रिलीज यूज़ की थी उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप ए जिसमें मैट्स यूज़ किया था, और सी जिसमें उन्होंने सिर्फ स्टैटिक स्ट्रेचिंग यूज़ की थी। अब कंक्लूजन ये है कि मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट रिलीज ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मसल एनर्जी टेक्निक। अब हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट के एंड पे लिखे होते हैं। ये कीवर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूजुअली जब सर्च करते हैं तो हम पूरा टॉपिक अगर नहीं भी लिखते तो हम सिर्फ कीवर्ड्स लिख के इसको सर्च कर लेते हैं। अब टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट देख के हमें ये आइडिया हो गया कि ये रेलिवेंट है हमारी स्टडी से, तो हम डायरेक्ट फिर उसके बाद मूव करेंगे इसके डिस्कशन पे। यूजुअली हमारे पास डिस्कशन के बाद एक पॉइंट आता है लिमिटेशन का। अगर कुछ स्टडीज़ में हमें यहाँ डायरेक्ट लिमिटेशंस नहीं मिलती तो वो हमारे पास लिमिटेशंस के एंड पे जो लास्ट पैराग्राफ है वो लिमिटेशन का होता है। अब इस स्टडी की लिमिटेशन ये थी कि एक तो इन्होंने सैम्पल साइज़ बहुत कम यूज़ किया था, इन्होंने फॉलोअप नहीं लिया था, और इसमें कोई प्लेसिबो ग्रुप नहीं था, यानी कोई न्यूट्रल ग्रुप नहीं था या ऐसा ग्रुप नहीं था जिसे वो एक्टिव
ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो आप इसका मतलब ये है, अगर आप ये टॉपिक लेते हैं तो आपका रिसर्च गैप ये बनेगा कि आप सैम्पल साइज़ ज़्यादा कर लें या आप फॉलो अप यूज़ कर लें, यानी 4 हफ्तों का आप ट्रीटमेंट दें, उसके बाद आप 4 हफ्तों का गैप दें, 4 हफ्तों के बाद पेशेंट आपके पास दोबारा आए, आप फिर उसका डाटा लें कि आइदर जो टेक्निक आपने यूज़ की थी लॉन्ग टर्म में उसके इफ़ेक्ट्स आए हैं या नहीं आए। आप ये ऐड कर सकते हैं, आप कोई न्यूट्रल ग्रुप या प्लेसिबो ग्रुप इसमें ऐड कर लेंगे, या आपकी स्टडी की नोवेलिटी होगी। इसके अलावा उन्होंने जो है एक ही सेंटर से डाटा लिया था, आप मल्टी सेंटर डाटा भी ले सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म में भी फॉलो अप में इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप इसके अलावा डिफरेंट मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी आप मेट्स को भी अदर मैनुअल थेरेपी टेक्निक के साथ कंपेयर कर सकते हैं और आप मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट रिलीज को भी दूसरी मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये जो लिमिटेशन है ये बेसिकली हमारे पास रिसर्च क्वेश्चंस हैं जो रिव्यूअर्स फर्दर जनरेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ से हम अपना टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम अपना लिटरेचर गैप जनरेट करते हैं, हम रैशनली जनरेट करते हैं यहाँ से। अब हमें लिमिटेशन का पता चल गया तो हम इसमें से कोई एक चीज़ उठाएंगे और हम अपनी स्टडी में उसको लेंगे। लिमिटेशन के बाद हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक आता है किसी भी आर्टिकल में वो डिस्कशन का होता है। डिस्कशन में बेसिकली डिफरेंट रिव्यूअर्स बता रहे होते हैं कि क्रिटिकली वो उसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि अगर 2 टेक्निक्स यूज़ की हैं, मेट्स है और मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट रिलीज है, तो वो इसको कंट्रास्ट में भी बता रहे होते हैं, कंपैरिजन में भी बता रहे होते हैं कि किसी और रिसर्चर ने ये यूज़ की थी टेक्निक तो उसको भी इम्प्रूवमेंट मिली या नहीं मिली। ये हमारे पास कंट्रास्ट और कंपैरिजन दोनों में चल रही होती है। डिस्कशन में बेसिकली जब हम डाटा ले रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो हम उसमें जो स्टडीज़ लेते हैं उसमें हम फोकस करते हैं कि जो 2 टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं हम उन 2 टेक्निक्स के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखें कि अगर हम ये कह रहे हैं कि उन दोनों टेक्निक से फ़ायदा हुआ है तो फिर हम ये बताते हैं कि उसकी फिजियोलॉजिकल पीछे से क्या थी कि जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल अब इस स्टडी में हमारे पास मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ है, तो इसकी उन्होंने पैथोजेनेसिस दी है कि ट्रिगर पॉइंट पे कैसे उन्होंने इफ़ेक्ट किया है। अब इसमें उन्होंने हमें ये बताया कि हमने डायरेक्ट प्रेशर जब जनरेट करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो लोकल एनर्जी क्राइसिस साइकिल है वो ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से ट्रिगर पॉइंट रिजॉल्व होते हैं। जब ये रिजॉल्व होंगे मसल रिलैक्स होगा, आपके पास सार्कोमेयर की लेंथ गेन होगी, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी, मसल की टेंशन रिड्यूस होगी, पेन और टेंडरनेस कम होगी। यानी उन्होंने फिजियोलॉजिकली आपको ये बता दिया कि अगर वो मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट रिलीज टेक्निक यूज़ कर रहे थे और उसका फ़ायदा हो रहा था तो उसका फ़ायदा क्यों हो रहा था। इसी तरह से हमारे पास उन्होंने मेट्स का भी बता दिया कि मेट्स में ये होता है कि आर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिलीज़ हो रही होती हैं, मसल की लेंथ इंक्रीज़ हो रही होती है, आपके पास रेंज ऑफ मोशन बढ़ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मेट्स की फेवर में जाती हैं। डिस्कशन में हम अपना जो क्वेश्चन यूज़ कर रहे होते हैं उसको भी आउटकम वेरिएबल्स के साथ कोरिलेट कर लेते हैं। जिस तरह इस स्टडी के एंड पे उन्होंने कोरिलेट किया है कि FFI जो है वो लिंक्ड हो रहा होता है फुट पेन के साथ और डिसेबिलिटी के साथ। फिर हम उस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस थे, सब स्केल्स इसमें कितने थे, और हमने जो तीनों ग्रुप्स में डाटा लिया था उसमें क्या हमारे पास इम्प्रूवमेंट आई थी, इस स्केल में से कौन सा सब स्केल ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा था, किस में हमारे पास कम इम्प्रूवमेंट आ रही थी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन में मेंशन करते हैं। जब हम डिस्कशन से स्किम थ्रू हो जाते हैं तो फिर हम अपने इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें प्रेवलेंस मिलती है, उस कंडीशन की डेफिनेशन है, उसके कॉजेज, उसके रिस्क फैक्टर, उसके बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब हम जब लिख रहे होते हैं अपनी रिसर्च भी, तो उसमें हमारा फोकस ये होता है कि हम अपने इंट्रोडक्शन के एंड पे जो है वो लिटरेचर गैप लिखें। अब इसी तरह से हमें इनका भी लिटरेचर गैप इंट्रोडक्शन के एंड पे मिल जाएगा। अब इनका लिटरेचर गैप ये है कि इन्होंने हमें ये बताया है कि पहले इस तरह की कोरिलेशन यूज़ नहीं हुआ था। अब यहाँ पर उन्होंने हमें ये बताया कि ये दोनों इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इससे पहले ये अलग-अलग स्टडी हुए हैं, ये कंपैरिजन में इनके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई, तो इन्होंने ये कंपैरिजन में स्टडी करके एक नया अपना टॉपिक जनरेट कर लिया। यहाँ पर ये उन्होंने लिखा है कि लैक ऑफ कंपैरेटिव स्टडी था। इसी तरह से हम भी अपनी जब भी रिसर्च लिखते हैं तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन के एंड पे अपना रैशनली मेंशन करना होता है। इंट्रोडक्शन के बाद हम मेथड्स एंड मटेरियल्स पे आते हैं। मेथड एंड मटेरियल में
हमें उस इंडिविजुअल की या पेशेंट की डिटेल पता होती है कि उसकी एज क्या थी। अब यहाँ पर क्रोनिक का केस लिया है तो क्रोनिक में हमें पता है कि टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ से इक्वल या उससे ज़्यादा होता है, तो वो हमने पेशेंट इसमें लेने होते हैं। स्क्रीनिंग की है। अब ये सारे हमारे पास इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं। इंक्लूजन में आपके पास विजुअल एनालॉग स्केल है, उसको हील पेन है। इसी तरह से BMI उनका 18 और 29.9 के दरमियान है। एक्सक्लूजन में जब आप जाते हैं तो उन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट एक्सक्लूड कर दिए हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक्सक्लूड किए हैं, जिनकी पहले सर्जरी हो चुकी है, जिन्हें जो है वो 4 वीक्स बैक जो ट्रीटमेंट ले रहे थे उन्हें उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, जिन्हें फ्रैक्चर है उन्हें एक्सक्लूड कर दिया है, जिनको शियाटिका या कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था तो उन्हें उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। मेथड एंड मटेरियल में उस इंडिविजुअल की पूरी डिटेल पढ़ने के बाद फिर हमें पता है रैंडमाइजेशन हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। कंप्यूटर जनरेटेड है, गोल्ड फिश बॉल मेथड है, हमारे पास कंसील्ड इन्वेलप मेथड है। ये सारी चीज़ें हम स्किप भी कर सकते हैं अगर हम क्विकली रिव्यू कर रहे हैं उसको। हम रिजल्ट्स पे जाते हैं। रिजल्ट्स में हम टेबल्स और ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने एज ली है, ड्यूरेशन लिया है, BMI लिया है। ग्रुप A, B, C और वन वे एनोवा के थ्रू उन्होंने इसकी P वैल्यू जो है वो डिफाइन की है। फिर हमारे पास आएगा विद इन ग्रुप एनालिसिस। विद इन ग्रुप एनालिसिस किया है और इसमें पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज़ किया है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि उनके रिजल्ट्स पैरामेट्रिक थे। इसके अलावा विद इन ग्रुप एनालिसिस उन्होंने पोस्ट हॉक से किया है। फर्दर जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें उसके डिस्क्रिप्शन में भी शो हो जाएगा कि शपीरोविल टेस्ट उन्होंने यूज़ किया था। P वैल्यू 0.05 से ज़्यादा थी। टेस्ट हमारे पास पैरामेट्रिक था। उन्होंने विद इन ग्रुप एनालिसिस के लिए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज़ किया है एट बेस लाइन और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इसी तरह से जब हमारे पास बिटवीन ग्रुप एनालिसिस है तो उसके लिए उन्होंने वन वे एनोवा यूज़ किया है और पोस्ट हॉक टेस्ट यूज़ किया है। इसके अलावा हमारे पास एक क्विक रिव्यू का तरीका ये होता है। कंसोल डायग्राम हमें दी होती है। कंसोल डायग्राम में मेंशन्ड है कि उन्होंने 50 इंडिविजुअल्स लिए थे, 5 इंडिविजुअल्स एक्सक्लूड कर दिए थे, 3 उनके इंक्लूजन क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, 2 जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे। फिर आपके पास 45 SSP सैंपल साइज था, इसका रैंडमाइज किया, 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया। एक को मैट्स और सेल्फ स्ट्रेचिंग दी, दूसरे को मसल जो ट्रिगर पॉइंट रिलीज टेक्निक दी, तीसरे को सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक दी। ये हमारे पास उसके जो है आउटकम वेरिएबल्स हैं। 4 वीक इंटरवेंशन के बाद हमने डाटा जो है वो एनालाइज किया है। ये हमारे पास कंसोल डायग्राम है। यानी अगर हम लूप में चल रहे हैं तो हम सबसे पहले टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट को देखेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे अपनी डिस्कशन पे। डिस्कशन के एंड पे हमारे पास लिमिटेशन दी होती हैं। उन लिमिटेशन में से हम किसी एक लिमिटेशन को नोवेलिटी बनाकर अपना नया टॉपिक जनरेट करते हैं। फिर हम डिस्कशन में जो है वो पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, दोनों टेक्निक्स की। हम इसमें क्वेश्चनियर को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम मेथड्स एंड मटेरियल्स में जाकर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया देखते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के बाद हम रिजल्ट्स के जो ग्राफ्स या टेबल्स बने होते हैं उसको देखते हैं, ताकि हम भी अपनी स्टडी में उसी तरह का टेबल जनरेट करें। अगर उन्होंने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ली है, विद इन ग्रुप के लिए उन्होंने कौन सा टेस्ट यूज़ किया है, बिटवीन ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया है। फर्दर अगर हम नोवेलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसमें हमारे पास जो आउटकम वेरिएबल्स थे वो पेन था। हम पेन के अलावा रेंज ऑफ मोशन भी ले सकते हैं। उन्होंने फंक्शनल स्टेटस मेजर किया था FFI से। हम SF12 भी ले सकते हैं, SF8 भी ले सकते हैं, SF36 भी ले सकते हैं। इसके लिए हम जो है इसमें स्विंडन फुट एंड एंकल क्वेश्चनर भी यूज़ कर सकते हैं। हम एंकल डिसेबिलिटी इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके अलावा सर्वे क्वेश्चनर भी हम ऑक्सफोर्ड एंकल फुट क्वेश्चनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर फर्दर नोवेलिटी लाना चाह रहे हैं तो हम इसमें अपनी पॉपुलेशन चेंज कर लेंगे। हमें पता है कि क्रोनिक प्लांटर फास्साइटिस जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स में हो सकता है, वो टीचर्स में हो सकता है, वो नर्सेज में हो सकता है, वो डॉक्टर्स में हो सकता है, यानी जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग है। तो हम अपनी पॉपुलेशन चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास नोवेलिटी है। अगर इन्होंने 3 ग्रुप्स लिए हैं तो हम 2 ग्रुप्स ले सकते हैं इसमें। इसके अलावा इन्होंने बेसलाइन ट्रीटमेंट कोई नहीं दिया। हम बेसलाइन ट्रीटमेंट में हॉर्पैक्स दे सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने टॉपिक के अंदर नोवेलिटी क्रिएट करते हैं।